Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So let's start chapter number 18, Recent Developments in Indian Politics, page number 365. Context of events of the 1990s, main issue in Indian politics after 1989. So 1980s के बाद में हमें बहुत सारे चेंजेस एंड डेवलपमेंट देखने को मिले थे इन इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिक्स. लाइक फर्स्ट इज द डिक्लाइन एंड द एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. सबसे पहला क्या था? डिक्लाइन और एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम. सेकेंड, द मंडल इशू दैट इज मोर कास्ट इन द रिजर्वेशन नेट. मंडल इशू था और ये इशू क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट को रिजर्वेशन के अंडर में इंक्लूड करना है. अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन supporters and the critics of reservation for the OBCs came to be known as मंडल issue. जो बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट हो रहा था और क्रिटिक्स का जो डिफरेंट सपोर्ट था और अगेंस्ट में जो लोग थे फॉर द रिजर्वेशन फॉर द OBCs is known as the मंडल issue. Next is the new economic policy. All governments since 1991 have been supporting and implementing the economic reforms. बहुत सारे नए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी like linking Indian economy to the global market. Both the lefties and the right-wing nationalist writers had strongly criticized the policy of globalization. So उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था जिसके कुछ लोग अगेंस्ट में थे और कुछ लोग फेवर में थे कि इंडियन मार्केट को भी ग्लोबलाइजेशन से लिंक करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज द डिमोलिशन ऑफ डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या. अयोध्या में जो नेक्स्ट इज द डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूट स्ट्रक्चर एट अयोध्या. अयोध्या में भी जो डिमोलिशन जो स्ट्रक्चर का हुआ था उस पर भी बहुत ज़्यादा क्रियास क्रिएट हो गया था इन इंडिया. नेक्स्ट इज द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. During the last 3 decades, terrorism caused considerably damage to life and property in India. तो terrorism से भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा था लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया. इसके भी अगेंस्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट मेजर्स लेने थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज द डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस. कांग्रेस का डिक्लाइन क्या था? फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1989. Narasimha Rao's government in 1991 was also a minority government. So नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट थी 1991 में वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी. इन स्पाइट ऑफ द डिक्लाइन कांग्रेस कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस कंट्रीज पॉलिटिक्स. द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट led first by the Dev Gowda and then by I.K. Gujral. The general elections of 1998 and 1999. In the 2004, the Congress and its allies formed the UPA government. Allies means collaboration में UPA government के साथ में with the outstanding support of the 4 left parties. The Congress-led UPA emerged as the largest alliance in elections to the 15th Lok Sabha in 2009. सो कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया था. इसमें वेरियस रीजंस थे बट इन 2009 यूपीए के साथ कोलैबोरेशन करके अलायंस बना करके कांग्रेस ने वापस से लीड किया था. नेक्स्ट इज द एरा ऑफ कोलिजन. आफ्टर दैट एरा ऑफ कोलिजन. सो बिटवीन 1989 एंड 2014, 1989 से 2040 तक कोई भी पार्टी नहीं थी गवर्नमेंट एट द सेंटर विद अ मेजॉरिटी ऑफ इट्स ओन, जिसमें मेजॉरिटी हो और खुद की एक सिंगल पार्टी रूल कर सके. देयर बिगेन अ एरा ऑफ अलायंस पॉलिटिक्स और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट्स इन 1989. और इसके बाद ही डिफरेंट पार्टीज़ जो कि अलायंस बनाती हैं दूसरी पार्टीज़ के साथ में और मल्टी पार्टी गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई फॉर द रूलिंग फ्रॉम 1989. इट वाज आल्सो कॉल्ड द एरा ऑफ कोलिजन और इसी को एरा ऑफ कोलिजन बोलते हैं. कोलिजन दस मीन्स एन अलायंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट. सो कोलिजन मीन्स क्या हो जाएगा? एक ऐसा अलायंस collaboration with different political parties that form a government.
अलायंस पॉलिटिक्स कौन कौन सी थी, कोलिजन गवर्नमेंट कौन कौन सी, द फर्स्ट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, सेकेंड इज द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट, थर्ड इज द TNDA गवर्नमेंट, UPA government, etc. Coalition government has not been formed on the basis of ideological similarities. Dangers of coalition politics. बहुत बार ऐसा होता है जो कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं ज़रूरी नहीं कि उनकी आइडियोलॉजी भी सेम हो या सिमिलैरिटी उसमें हो. So what are the side effects of these coalition politics? An important feature of a parliamentary government is ministerial responsibility, that is, ministers are collectively responsible to the Lok Sabha. They remain in office only so long as they continue to command the confidence of the House. The BJP and the left parties did not join the government. Their objective was to keep Congress out of the power. The coalition government lacked efficiency as well as the stability. Congress' primarily objective was to keep the BJP out of the power. So बहुत बार ऐसा होता है जब आइडियोलॉजी एंड सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं तो उसमें एक कंपटीशन भी हो जाता है, टफ बहुत, एक फाइट भी होती है. सो कोलिजन गवर्नमेंट में कांग्रेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो बीजेपी को पावर से रिमूव कर सके, दूर रख सके. ही शोड Atal Bihari Vajpayee headed another NDA government from 1998 to 2004. He showed great statesmanship in managing contradictions and compulsion of coalition politics. So Atal Bihari Vajpayee के अंडर में NDA गवर्नमेंट from era of coalition politics in continuing, but Narendra Modi's government is different from the previous coalition government. So जो coalition politics थी वो continue हो रही थी, लेकिन जो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी वो different prove हुई from the previous coalition governments. They also finalized a common minimum program CMP to guide the government, but the ideological difference between the Congress and the Communists lead to serious difficulties in the implementation of economic and foreign policies. After this, coalition politics was supposed to stay in India, therefore the parties should have learned the coexist with other parties and manage the compulsion of coalition government. और इसके बाद भी जो कोलिजन गवर्नमेंट थी वो इंडिया में उसका बहुत सपोर्ट हो रहा था कि इस कोलिजन गवर्नमेंट ही फॉर्म होनी चाहिए, लेकिन पार्टीज़ को क्या लर्न करना होगा, एक दूसरे के साथ कैसे मैनेज एंड कोलैबोरेट करके हम गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं और अथॉरिटी रन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस. बैकवर्ड classes can be identified by social and educational backwardness. Backward caste can also be treated as backward classes, but the scheduled caste, SCs, and the scheduled tribe do not fall in this category. सो बैकवर्ड कास्ट को हम बैकवर्ड क्लासेस बोल सकते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को हम बैकवर्ड क्लास नहीं बोल सकते हैं. The first backward class commission with Kaka Kelkar as chairman was appointed in 1953. So first backward class commission कब form हुई थी? In 1953 with Kaka Kelkar as a chairman. Its report was not implemented by the union government. A second commission was appointed in 1978 and BP Mandal as its chairman. और इसके बाद सेकेंड कमीशन फॉर्म हुई थी विद बीपी मंडल एज इट्स चेयरमैन इन 1978. द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन December 1980 of all the government jobs. 27% reservation for OBCs in August 1990. और इसके बाद जो सेकेंड कमीशन फॉर्म हुई उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की जिसमें 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए डिमांड किया गया इन अगस्त 1990. एंटी रिजर्वेशन
agitations and protests, Supreme Court verdict in 1992. The Supreme Court upheld the decision to grant reservation to the OBCs. It decided that the creamy layer or well-off among the backward communities should be excluded from the right of reservation. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसके केसेस चले एंड देन ये डिसाइड हुआ जो क्रीमी लेयर है मींस जो ओबीसीज में भी जो बहुत ज़्यादा रिच या लग्जरी लाइफ लीड कर रहे हैं, सो क्रीमी लेयर को छोड़ करके बाकी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको उनके पास राइट होना चाहिए, राइट ऑफ रिजर्वेशन का. नेक्स्ट इज द एंटी रिजर्वेशन एगिटेशन एंड प्रोटेस्ट. Political fallouts, rise of Dalits in India. The 1980s also saw the rise of Dalit organization in different parts of the country. There are serious issues underlying the Dalit upsurge in the country. Their issues are related to their poor economic conditions and psychology of those dominant caste among the OBCs who oppress the Dalit. सो पॉलिटिकल फॉलोआउट्स क्या थे और राइज ऑफ दलित कैसे हुआ इन इंडिया में. द 1980s एंड 1990s सॉ द राइज ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. सो 1980s में और 1990s में डिफरेंट दलित ऑर्गेनाइजेशन का राइज पूरे इंडिया में था. बी आर अम्बेडकर सेड वी नीडेड ह्यूमन राइट्स एंड पावर फॉर दलित. और बी आर अम्बेडकर ने ये ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया था और उनका क्या कहना था, वी नीडेड ह्यूमन राइट्स एंड पावर फॉर दलित्स. उन्हें ह्यूमन राइट्स और पावर मिलनी चाहिए दलित्स को भी. टू ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड बाय कांसी राम. और कांसी राम के थ्रू दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए. दे वेयर बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ and Federation BAMCEF and Dalit Shoshet Samaj Sangharsh Samiti DS-4. ये दो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. BAMCEF was not like an ordinary trade union fighting for such things as those for the working conditions and pay of its member. Kasi Ram's vision was power to the SC, STs, OBCs and the minority communities. So जो दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी उनका मोटिव क्या था. काशी राम का मेजर मोटिव क्या था कि SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को भी पावर एंड रिजर्वेशंस मिलने चाहिए. द बहुजन समाज पार्टी. द दलित, OBC, STs and other oppressed castes, Kasi Ram with the help of Mayawati was successful in playing a major role in politics in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab and Delhi. So मायावती के साथ में मिल करके कोलैबोरेशन करके काशी राम ने इलेक्शंस को विन किया और पॉलिटिक्स में आकर के उन्होंने कहाँ पे रूल किया. मेजर रोल उनका कहाँ पे था, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड दिल्ली. Mayawati declared that her party was there to serve the Sarv Samaj people of all caste and communities. And then Mayawati declared that उनकी जो पार्टी है उसमें सारे पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाएगा ऑफ ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटीज़. नेक्स्ट इज द कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी. सो कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट वाज इट. Communism means encouraging and defending religious fundamentalism in order to divide society along religious line. Communism क्या है, किसी भी रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करना. V.D. Savarkar used the word Hindu for a person who played Bharat as his fatherland. Okay, there were some examples also given. Read this. नेक्स्ट इज व्हाट इज हिंदुत्व. सो हिंदुत्व क्या है.
Broader than a religious dogma or doctrine, unlike other religion, Hinduism has no issued organized church, no uniformity of worship, no chosen son of God, and no messenger of God. The term Hindutva is related to more to a way of life and people in the subcontinent. So हिंदुत्व क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है जिसमें लोग रहते हैं और अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं थ्रू देयर रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी. अयोध्या डिस्प्यूट. सो व्हाट वाज इट? अयोध्या डिस्प्यूट क्या था? The Hindus believed that the Babri Masjid was constructed in the year 1528 after demolishing the temple of Ram Janmabhoomi. In 1989, the district judge of Faizabad passed an order of unblocking the doors of the dispute structure. So Hindus का क्या मानना था कि जो बाबरी मस्जिद थी वो 1528 में जो राम जन्मभूमि थी उसको डिमोलिश करके बनाया गया था. और जो जज थे फैज़ाबाद के, उन्होंने भी कुछ रिजल्ट्स जो निकाले थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा राइट्स एंड क्योस हुआ था. दैट वाज ऑल अंडर द अयोध्या डिस्प्यूट. डिमोलिशन ऑफ द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, और उसके बाद जो अयोध्या का जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर था उसको भी डिमोलिश कर दिया गया था. देन नेक्स्ट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट्स ऑफ अयोध्या. रीड दिस. Next is the riots in Gujarat. On 27th February 2002, the Sabarmati Express train carrying car safes returning from Ayodhya was stopped at Godhra in Gujarat. The coach H6 was set on fire, in which 59 people were burnt alive. So अयोध्या केस के बाद में बहुत ज़्यादा riots and disturbance create हो गया था in different parts of the country. गुजरात पे भी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला था. साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चूँकि 27 फरवरी 2002 में पास हो रही थी, वहाँ पे गोधरा में, गुजरात में एक जगह है, वहाँ पे कोच नंबर S6 में आग लगा दी गई थी. उसके बाद उस पर 59 पीपल उसमें जल गए थे. इट्स आफ्टर इफ़ेक्ट. इसके बाद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले थे फ्रॉम वर्ल्ड वाइड. बीजेपी सपोर्ट्स पॉलिटिकल सपोर्ट स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग. जो बीजेपी का जो पॉलिटिकल सपोर्ट था वो धीरे धीरे और स्ट्रांग हो रहा था. द रीजन्स फॉर द पार्टीज इमर्जेंस एज अ फोर्स वेयर मैनी. जो रीजन्स थे जिससे पार्टी में बहुत ज़्यादा फोर्स आ रहा था, स्ट्रेंथ आ रही थी, वो बहुत सारे थे. लाइक फर्स्ट इज़ फाइट अगेंस्ट करप्शन. इस पे फाइट हो रही थी अगेंस्ट करप्शन. द बीजेपीज फाइट अगेंस्ट करप्शन इनेबल्ड इट टू विन एज मैनी एज 86 सीट्स इन द 9th लोकसभा इन 1989. बीजेपी जो पार्टी थी वो करप्शन के अगेंस्ट में फ़ाइट कर रही थी. इसके चलते 86 सीट्स उसने विन कर ली थी बीजेपी ने इन द 9th लोकसभा इलेक्शंस इन 1989. शाहबानो केस जो था उसमें भी बीजेपी की विनिंग क्वालिटी सामने आई थी. देन नेक्स्ट इज़ LK आडवाणी, BJP's new partner. In the late 1990s, the BJP-led NDA required new partner like Telugu Desam Party, Trinamool Congress and the ADMEC. बीजेपी लेड NDA's अचीवमेंट. इसके बाद बीजेपी ने लीड किया था NDA के साथ में और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी गेन किए थे. डिबेट्स ऑन द टू पार्टी सिस्टम इन इंडिया. The two-party system is issued by many as an essential request for the success of parliamentary democracy. In India, there began an era of coalition government at the center in 1989. We have already referred to the coalition government formed in 1989, 6, 1898, 99, 2004 and 2009. सो इंडिया में जो टू पार्टी सिस्टम था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी,
जैसे कि मेरिट्स क्या क्या हैं इसके, मेरिट्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम और डिफ़िकल्टीज ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट। किसी भी चीज़ के कुछ मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। वैसे ही जो टू पार्टी सिस्टम था या जो कोलिजन गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उसके मेरिट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट, अ कोलिजन गवर्नमेंट इन्वॉल्व्स मैनी कंपल्शन एंड कॉम्प्रोमाइजेस। कोलिजन गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कंपल्शन और कॉम्प्रोमाइजेस इन्वॉल्व थे। सेकेंड, कोलिजन गवर्नमेंट हैव सेल्डम प्रूव्ड लॉन्ग लास्टिंग एंड स्टेबल। कोलिजन गवर्नमेंट बहुत सेल्फ सफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग प्रूफ हुई थी। थर्ड, अ कोलिजन गवर्नमेंट गिव्स अ डिसअप्रोप्रिएट पावर टू स्मॉलर पार्टीज एंड ग्रुप्स इन द लोकसभा। कोलिजन गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा डिसअप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में पावर्स स्मॉलर पार्टीज़ को ज़्यादा दे दी गई थी एंड ग्रुप्स इन द लोकसभा, और छोटे छोटे जो भी ग्रुप्स या स्मॉल ग्रुप्स थे लोकसभा में उनको भी बहुत पावर्स मिल गई थी। एडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिजन्स एट द सेंटर। सो अभी आपने देखा कि कौन कौन से डिसएडवांटेज थे एंड व्हाट आर द एडवांटेज। First, in the country so vast and many religion diversity, coalition government is more representative and more accountable to the people. इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ हैं, सो कोलिजन गवर्नमेंट की वजह से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव लोगों को रिप्रेजेंट कर पाता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सेकेंड, अ कोलिजन गवर्नमेंट इज constituted with the principles of federalism. Third, earlier, very large section of the population had been left out of the political process, but the rise of regional parties, Shiv Sena, Telugu Desam Party, Samajwadi Party, JDU and other enabled many castes and groups to have a voice in determining national politics. जैसा कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, सो जो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरा सेक्शन, पूरा जितनी भी पॉपुलेशन है वो अपनी सारी डिमांड्स को या अपनी जितने भी नीड्स हैं या विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के सामने रख सकें। इसीलिए बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ भी, रीजनल पार्टीज़ भी फॉर्म की गई, लाइक शिव सेना, समाजवादी पार्टी एक्सेट्रा, जिससे जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपनी चीज़ें पॉलिटिकल लीडर्स के पास तक नहीं पहुंचा सकते हैं, सो वो इन पार्टीज़ के थ्रू अपनी चीज़ों को बता सकें। फोर्थ, अ स्मॉलर एंड रीजनल पार्टीज़ नो डाउट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी। और फोर्थ क्या है, जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं और जो रीजनल पार्टीज़ हैं लाइक शिव सेना एक्सेट्रा, सो ये जो डिफरेंट जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए, उनको आगे प्रोग्रेस के लिए, उनकी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया। दैन लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004, अचीवमेंट्स क्या थे इनके। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट स्टार्ट हुआ आफ्टर द UPA। नेक्स्ट इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक राइट, फंडामेंटल राइट मिला। नेक्स्ट इज़ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, भी डिफरेंट स्कीम थी गवर्नमेंट की। नेक्स्ट इज सब्सिडी फूड ग्रेन्स एंड एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा। फूड ग्रेन्स में जो टैक्सेस लगते थे और जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे या पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते थे, वो जो सब्सिडी होती है, जो टैक्सेस होते हैं ऑन डिफरेंट फ्रूट ग्रेन्स, एडिबल ऑयल, केरोसिन एक्सेट्रा, उनके लिए वो चीज़ें टैक्सेस हटा दिए गए। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड एंड द इंडिया। इंडिया कंटिन्यू टू प्रमोट रिलेशंस विद इट्स नेबर, और इंडिया के रिलेशन भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा 2004। नेक्स्ट इज़ द 4 ग्रुप्स ऑफ पार्टीज़ ऑन द ईव ऑफ लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन 2009, अचीवमेंट्स इनके क्या थे लोकसभा इलेक्शन 2009 के। राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इनका सबसे पहला अचीवमेंट क्या था कि राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। विमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन फॉर्म हुई। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ। एंड नेक्स्ट इज़
यूपीए सेकेंड फेलियर्स, और इसके फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा थे. किसी भी चीज़ के कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं देन देर आर सम नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज द लोकसभा इलेक्शंस 2014. फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीजेपीज लैंडस्लाइड विक्ट्री. कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व थे बीजेपी की विक्ट्री में? द बीजेपी इंटेलिजेंसी यूज टेलीविजन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मीडिया फॉर देयर प्रमोशन. बीजेपी ने अपने प्रमोशन के लिए टेलीविज़न और अदर फॉर्म ऑफ मीडिया का यूज़ किया. द मुस्लिम वोटर्स वेयर डिसइल्यूजन्ड ऑफ द समाजवादी पार्टी बिकॉज ऑफ द मुजफ्फरनगर राइट्स. देयर आर अ वाइड पब्लिसिटी ऑफ गुजरात डेवलपमेंट मॉडल. सो अलग अलग पॉइंट्स थे. द बीजेपी हैड अ नरेंद्र मोदी द फेस दैट the people of India wanted to see reasonable, inclusive and progressive. He presented a statement-like figure talking of development and national issues rising above caste, class and religion. So कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा विक्ट्री मिली? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी, इनका जो फेस था जो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा था, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने कास्ट, क्लास एंड रिलीजन के ऊपर उठ के इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में एंड नेशनल इश्यूज़ के बारे में अपनी वॉइस को रेज किया था. देन डिफरेंट पॉइंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द विक्ट्री. ग्रोइंग कंसेशन अबाउट अ फ्यू इश्यूज़. देन कुछ और इश्यूज़ थे जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ अभी भी क्रिएट हो रहे थे. फर्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू स्टार्ट हुई थी. वेलफेयर ऑफ द बैकवर्ड क्लास. इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनल एंड स्मॉलर पार्टीज इन नेशनल पॉलिटिक्स. नॉट आइडियोलॉजिकल बट जस्ट pragmatic politics, etc. Okay, so now chapter is completed and you have to read all the question and answer of this chapter. On page number 393, short answer type question number 3, what have been the major trends in the electoral performance of the Congress and BJP since 1989? इसका आंसर आप फाइंड आउट करके डू इट इन योर कॉपी. एंड नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर.